गाइस, आज अभी हम लोग बारबेक्यू से आए हैं। कहाँ पर? जेल पार्क में। ये पार्क में घूमने आए हैं हम लोग। इसका नाम जेल पार्क क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर पे बताऊंगा, जब आगे इस पार्क को दिखाऊंगा। क्योंकि इस पार्क का इतिहास है कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आदिवासी समुदाय ने जो आंदोलन किया था, जो लड़ाइयाँ हुई थी, तो यही वो स्थान है जहाँ आदिवासी क्रांतिवीरों को जेल में बंद करके रखा गया। इसी कारण इस जगह का नाम जेल पार्क पड़ गया। ये देखें बाहर ऊपर कितना सुंदर एक तितली के आकार का ये बनाया हुआ है और बहुत विशाल का है। अभी जेल पार्क के जब अगले सेक्शन में हम जाएंगे तब क्रांतिकारियों का इतिहास, इस जगह का इतिहास और उस समय के आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, किन अंग्रेज़ों की हत्याएं हुई, उनके नाम और वो सब कुछ उसमें दर्ज है। वहाँ पे जेल भी प्रॉपर, जहाँ आदिवासी क्रांतिकारियों को बंद रखा गया, उनका भी वर्तमान परिदृश्य जो है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज रूप देके जेलों को एक रखा गया है लोगों के दर्शन के लिए, कि लोग उस जगह का दर्शन कर पाएँ, उस जगह को देख पाएँ जहाँ उस समय के क्रांतिकारी बंद रहे। हम लोग हैं गाइस जेल पार्क में, रांची के लालपुर में न्यूक्लियस मॉल के सामने ये स्थित है। थोड़ा अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ आदिवासी जो क्रांतिवीर थे, कुछ ये तुमने देखा, ये देखो कैसे बन, और जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन यहाँ पे चला, तो उसमें जिन आदिवासियों को पकड़ा गया, भगवान बिरसा मुंडा को और उनके साथ के जो आदिवासी थे जो आंदोलन में शरीक हुए थे, उनको यहाँ अंग्रेज़ों ने जेल में बंद करके रखा, उन्हें यातनाएं दी गई। ये मेरे पीछे भगवान बुद्ध, और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, बस अंदर एंट्री करने वाले हम थोड़ी देर में, कि वो जगह कौन कौन है और उसमें किन किन क्रांतिकारियों को या कहें आदिवासी क्रांतिकारियों को रखा गया, आदिवासी कल्चर क्या होती है, उनके घर कैसे होते हैं, और आदिवासियों में कितने प्रकार के ट्राइब्स जो हैं वो झारखंड से रिलेट हैं। ये सारी चीज़ें अंदर मैं क्रमबद्ध रूप से आप लोगों को जेल पार्क में अंदर यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती का एक बहुत सुंदर मंदिर भी है। ये भी मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। और पुराने कुएं भी यहाँ जेल पार्क में अलग अलग लोकेशंस पे 4-5 मौजूद हैं। ये देखिए क्या सुंदर शंख की आकृति है, कितना खूबसूरत। ये पीपल का वृक्ष और ये माँ पार्वती और भगवान शिव का मंदिर। ये मंदिर इस समय बंद है क्योंकि समय हो गया है बंद होने का। मैं अंदर से आपको, हालांकि जालीदार गेट है, तो अंदर से एक बार दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये माँ पार्वती, इसी क्रम में यहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है आगे। ये भोलेनाथ। कल हम लोग रांची से निकल जाएंगे, तो अपनी यात्रा के चरण में आगे बढ़ते हुए खुशी देखिए, क्या खुश हो रही है। ये ब्लॉग चल रहा है, नाराज नहीं होइए। वहाँ देखिए सामने भगवान बिरसा मुंडा की विहंगम प्रतिमा, ये देखिए। ये देखिए भगवान बिरसा मुंडा की विहंगम प्रतिमा। 1875 से 1900 यहाँ लिखा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा
1875 से 1900 का मतलब हुआ कि 25 वर्ष का जो जीवन रहा इनका, उसमें देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष। बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा 1875 से 1900 तक, मतलब 25 वर्ष का जीवन रहा भगवान का, और उसी में आज़ादी का इतना बड़ा आंदोलन, जिसे कहें आदिवासी और जंगली जनजातियों द्वारा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष। और इसी जेल पार्क में ये खूबसूरत माँ पार्वती और भगवान शिव का मंदिर, और इस जगह को जो सरकार द्वारा एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। ये जेल थी पहले, ये सब जेल हुआ करती थी अंग्रेज़ों द्वारा। नाम रखा है बिरसा मुंडा संग्रहालय। ये भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, या जिसे कहें स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और इसमें थोड़ा सा अगर हम अंदर चलें तो किस तरह आदिवासी जनजाति ने या आदिवासी समुदायों ने जो जनजातीय विद्रोह की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो क्या थे, और उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर 1 बाय 1 दर्ज है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उनका जीवन परिचय, और इस जेल का इतिहास कि ये जेल कितनी पुरानी है, यहाँ अंग्रेज़ों को इसी भौगोलिक स्थिति में जेल क्यों बनाई उन्होंने, इस बारे में भी इसमें पूरा दर्शाया गया है। और इस संग्रहालय का परिचय। नमस्कार सभी को। आज हम लोग आए हैं जेल पार्क, और जेल पार्क वो जगह है जहाँ जनजातीय विद्रोह जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ, जो आदिवासी, जो हमारी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। उस जनजातीय विद्रोह की एक छोटी सी जिसे कहें झांकी और वो यहाँ देखने को मिलती है। इस जेल पार्क का उद्घाटन जो भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के नाम से भी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किया गया। और अगर हम इसमें थोड़ा सा अंदर जाएं तो यहाँ आपको रिटिन में भी मिलेंगे जेल का इतिहास, जो ये जेल क्यों बनाई गई, इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी क्यों रखी गई कि इसको इसी जगह बनाना पड़ा, और कैसे इसमें आदिवासी क्रांतिकारियों को रखा गया, जनजातीय विद्रोह क्या थे, उसका क्या चरण थे, और किन किन जनजातियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, वो सारा भी इसमें बताया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने किस तरीके से जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया, वो यहाँ दिखाया गया है। ये 1 बाय 1 मैं अपने ब्लॉग में फ़ोटोज़ के रूप में शेयर करूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस संग्रहालय का परिचय, यहाँ संग्रहालय का बनाने का उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, आदिवासी या ट्राइब्स के जनजातीय जीवन को किस तरह दिखाया गया है। जिस तरह आदिवासी जो कल्चर है, या आदिवासी जो है, प्रारंभ में तो हम सभी आदिवासी थे, क्योंकि जब भी मानव सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई होगी तो हमने जंगलों में ही अपना जीवन जीना शुरू किया होगा। तो किस तरह आदिवासी आज भी अपना जब जीवन, वो अपना जब ज़िंदगी जीते हैं, तो किस तरह जल, जंगल, ज़मीन, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाते हैं, मतलब प्रकृति का अनावश्यक दोहन किए बिना वो कैसे अपने जीवन को आगे जीते हैं, ये इसमें दिखाया गया। देखिए, ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, ये अलग अलग ट्राइब्स को शो करती हैं। जैसे कि इस तोरण द्वार पे आप ये एक विशेष कलाकृति देख रहे होंगे, ये अलग ट्राइब्स को शो करती है, और इस तोरण द्वार पे आप एक अलग कलाकृति देखेंगे, और इस तोरण द्वार पे एक अलग कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये अलग अलग ट्राइब्स को, ये अलग अलग जनजातियों को शो करती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ अलग तरह की आपको कलाकृति देखने को मिलेगी। जहाँ ट्राइब्स अपना निवास करती हैं या जनजातियाँ अपना निवास करती हैं, वहाँ थोड़ी दूर पे उनका एक मुख्य द्वार होता है, जहाँ कलाकृति की विशेष आकृति से यहाँ के लोकल पता लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की जनजाति निवास करती है। यहाँ मुंडा जनजाति निवास करती है या कोई अन्य जनजाति निवास करती है, वो इससे पता लगाया जाता है।
यहाँ आदिवासी जीवन को एक छोटे से पुतलों के रूप में या कहें सांचों के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है। उनके परिधान कैसे थे, वो क्या पहनते थे या किस तरीके की उनकी दिनचर्या थी, और उनका घर, उनका कल्चर, जो आदिवासी गांव में जब आप जाएँ तो किस तरीके के उनके मिट्टी के घर में, और प्रकृति का, क्योंकि ये लोग प्रकृति के साथ जीवन जीते हैं तो पेड़ हमेशा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं, या घरों में हमेशा या उसके आसपास आपको वृक्ष मिलेंगे ही मिलेंगे। वृक्षों का दोहन अंधाधुन नहीं करते। और ये देखिए छोटी छोटी ये किस तरह से मिट्टी की कलाकृति बना रहे हैं। अब अगले चरण पे आते हैं, जीवन चक्र के अनुष्ठान। किस तरह आदिवासी कल्चर में या आदिवासी जीवन में कहें कि जिस तरह से नामकरण जैसे हमारे यहाँ होता है, बच्चा जन्म लेगा, नामकरण होगा, उसके बाद उसका विवाह संस्कार होगा, उसके बाद उसके अगले संस्कार होंगे। तो इस तरीके से नामकरण, बचपन, युवावस्था, विवाह, मृत्यु, इस तरीके से इसके सभी संस्कार यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये कुछ शो किया गया है जो सभ्यता जब विकसित हुई तो किस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई, क्योंकि खाना खाने के लिए तो भोजन ही चाहिए। तो आदिवासी कल्चर में किस तरह से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, कैसे एक ही जगह पर रहकर, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको बिखराव की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे एग्रीकल्चर के बहाने ही गाँव का विकास हुआ, कैसे छोटे छोटे 10 घर, 12 घर, 5 घर आपस में मिलकर छोटे छोटे गांव बनाए, ट्राइब्स का विकास हुआ, जनजातियों का विकास हुआ, कैसे महिलाएं और पुरुष मिलकर दोनों मिलकर खेती करते थे और अन्न को उपजाना शुरू किया। ये सारा इतिहास यहाँ पर दर्ज है। हाँ जी। देखिए, झारखंड में जब आप जाएंगे तो आपको जगह जगह इस तरह के साल के पेड़ों के कुंज मिलेंगे। कुंज का मतलब जंगल। तो ये सरना कुंज बोले जाते हैं, सरना जो आदिवासी धर्म है। और यहाँ पर दर्ज भी है कि ये परमेश्वर की कृपा से प्रकृति चक्र, ऋतु चक्र जैसे ऋतुएं बदलती हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अर्थ चक्र, सर्व संस्कार, कला विभक्ति, ये सारे के सारे इनके सरना कुंज से रिलेटेड है। सरना कुंज मतलब उन पेड़ों का जो जंगल है उनकी ये पूजा करते हैं। मैं झारखंड में लगभग 5 या 6 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आदिवासियों के जो ग्रुप होते हैं उसको सरना ये अपना कहते हैं, उनका धर्म जो है उसका नाम सरना है। और झारखंड में ग्रीनरी या कहें कि जंगल अभी शायद इसीलिए बचे हैं क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते हैं, इन पेड़ों की विशेष पूजा करते हैं। जब भी कोई ठेकेदार या कोई भी इस तरीके के लोग पेड़ों को काटने के लिए आते हैं तो आदिवासी समुदाय एकत्रित होकर संगठित रूप से उन पर हमला करते हैं और उनको वहाँ से भगाते हैं। कुछ सरकारी तरीके या प्रॉपर तरीके होते हैं, उन तरीक़ों से भी उनको दूर करने का प्रयास करते हैं कि जंगलों का कटान कम से कम हो। इसलिए झारखंड जो है वो अभी भी इसमें जंगल जो कहें एक बहुत बहुतायत मात्रा में मौजूद है। आइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे भारत में आगमन हुआ उससे तो हम भली भांति परिचित हैं। तो ये जो स्थान है ये मैं अभी आपको पीछे से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर उस समय की जेलें बनी हुई हैं जब आदिवासी संप्रदायों ने या आदिवासी समुदायों ने जब विद्रोह किया तो किस तरीके से जेलों में जहाँ आदिवासी क्रांतिकारियों को रखा गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम जेल पार्क पड़ा। तो जेलें पीछे की साइड है, ये उनका बैक साइड देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जिनको संरक्षित करके रखा गया है। अंग्रेज़ कैसे आए, आदिवासी समुदाय से कैसे टच में आए, ये पलामू का एरिया जो है, जो बिहार से होते हुए ये लोग, अगर आप इसको देखें, पंचेट का एरिया, और ये पूरा जिसे बोले छोटा नागपुर के एरिया को उन्होंने कवर्ड किया। कैसे उधुआ नाला और संथाल परगना में ये अंग्रेज फैले और कलकत्ता तक ये लोग यहाँ इस रास्ते से पहुँचे। तो जंगल में जब अंग्रेज आए या जंगली कहें, उनको जो एक उनके लिए संपत्ति थी जंगल अपने आप में, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जब ऐसी मिली और उस संपत्ति को उन्होंने दोहन करने की जब कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज आपको पता होगा भारत
भारत को उन्होंने केवल लूटा। नील की खेती कराई, कहीं पे कुछ कराया, कहीं पे नमक ज़बरदस्ती बनवाया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कराई। उसी में एक क्रम यह भी था। तो जब जंगलों को लूटने के लिए या जंगलों से उन चीज़ों को चुराने के लिए वो लोग आगे बढ़े या उस तरीके की चीज़ें, तो किस तरह से उस समय के आदिवासी जो संप्रदाय थे, जो आदिवासी छोटे छोटे ट्राइब्स थे, उन्होंने कैसे इनका सामना किया, कैसे संगठित रूप में क्रांति की और कैसे भगवान बिरसा मुंडा का उदय हुआ, वो सारे का सारा जब हम इस बिल्डिंग के पीछे के सेक्शन में चलेंगे तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा। आइए बंद कर। आदिवासी कल्चर की प्रशासनिक प्रणाली क्या होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या होता था, क्योंकि किसी भी समाज को स्थायी रूप से चलाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समाज के मूल आधार, इस तरह के समाज के नियम बनेंगे, कायदे बनेंगे, न्याय प्रक्रिया क्या होगी या बाकी की चीज़ें क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हर समाज को चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ वन बाय वन उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है कि बाजार हाट कैसे लगने शुरू हुए, बाजार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि एक विशेष संप्रदाय एक विशेष प्रकार की चीज़ को पैदा करता था। कुछ पशुपालन करते थे, कुछ कृषि का काम करते थे, कुछ मधुमक्खी से शहद निकालने का काम करते थे, कुछ जंगली फलों को लाने का काम करते थे। तो जब एक हाट लगाया गया तो सभी ने अपने अपने साथ लाए हुए सामान को वहाँ रखा और वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ। सामान के बदले सामान। मान लीजिए मुझे फलों की आवश्यकता है और मेरा संप्रदाय मधुमक्खी के शहद का काम करता है, तो हम दूसरे संप्रदाय को शहद देखेंगे और उनसे फल लेंगे। एक संप्रदाय अनाज का काम करता है तो अनाज, फिर इसी हिसाब से वस्तुओं की वैल्यू लगाएगी कि कौन सी वस्तु ज़्यादा कीमती है और कम कीमती है। फिर इसी के आधार पर वन बाय वन रुपया, पैसा या कहें विनिमय के मध्यांतर की जो चीज़ें चाहिए थी, चाहे वो वस्तु विनिमय में चीज़ें चाहिए थी या वस्तु विनिमय से हटके जो थोड़ी महंगी जैसे सोना या कुछ भी अन्य चीज़ें होती थी जो वस्तु विनिमय में आवश्यक होती थी, फिर इसी हिसाब से धीरे धीरे मुद्रा का चलन बीच में आया। तो ये वन बाय वन दिखाया गया है कि यह हाट कैसे लगनी शुरू हुई, पढ़ाई का एजुकेशन की ज़रूरत कैसे स्टार्ट हुई, छात्रावास कैसे कैसे बनाए गए। तो वन बाय वन ये आदिवासी कल्चर को यहाँ इस पार्क में दिखाया गया है। इस जेल पार्क में उस विद्रोह के दौरान कौन कौन क्रांतिकारी थे, ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किस एरिया में फैली और किन किन क्रांतिकारियों को यहाँ पर कैद रखा गया। तो मैं एक एक करके सभी से आपको एक बार, उसमें जो मुख्य क्रांतिकारी थे सभी तो नहीं, उनसे यहाँ प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, उनका एक बार परिचय आपको कराऊँ। और जेल पार्क में हम लोग जब अंदर की तरफ आएंगे तो उस समय जो शहीद हुए क्रांतिकारी एक बार आप दिखाएं, इनकी लाइन से प्रतिमाएं लगा रखी हैं। जो आदिवासी क्रांतिकारी थे या बोले छोटा नागपुर की इस भूमि में जिन लोगों ने क्रांति का बिगुल बजाया, उनके शीर्ष नेतृत्व करते थे, जिन्होंने अलग अलग लोकेशन से क्रांति का बिगुल फूंका। पीछे की तरफ अगर आप दिखाएंगे तो उसी समय की जेल वगैरह बनी हुई है, जो कि जिनको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करके और वर्तमान स्थिति में प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि वर्तमान हम उनको देख सकें। ये उसी समय की जगह। बात करें गंगा नारायण सिंह जी की, तो वर्तमान में जो पुरुलिया जिला मौजूद है, इनका जन्म उस जगह पे लगा हुआ और वहाँ इनका परिवार जो था वो पुराने जमींदार या एक रियासत को मैनेज करते थे। इनके परिवार में विद्रोह हुआ और परिवार के ही कुछ विद्रोही लोगों को मिला के और अंग्रेज़ों से जा मिले और इनके परिवार को, जिसको बोले, प्रजा का बहुत समर्थन प्राप्त था। इनके परिवार को प्रजा बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार थी, उसके बावजूद ही अपने विद्रोहियों, जो इनके विद्रोही थे जिनके अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, उनसे हार गए और इनको वो जगह छोड़नी पड़ी। गंगा नारायण सिंह जी ने अपने परिवार और उनके अन्य जो संबंध होते हैं, शादी ब्याह के संबंध, वो आसपास के लोकेशंस में अलग अलग परिवारों में कराए, जिससे कि इनको मजबूत एक सहारा मिले जब ये अपने विद्रोहियों के खिलाफ दोबारा खड़े हों। दोबारा इन्होंने सशस्त्र सेनाएं तैयार करी, दोबारा से विद्रोहियों के खिलाफ लड़े और कहें कि वर्तमान में पुरुलिया और 24 परगना के बीच का जो हिस्सा है, उस हिस्से को लेने के लिए लगातार ये 1 साल तक संघर्षरत रहे। लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा और ठाकुर चेतन नारायण इनके जो अगेंस्ट थे या इनके जो मुख्य विद्रोही थे या मुख्य इनके दुश्मन थे, उनका नाम था ठाकुर चेतन नारायण, जिनको अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था। अंग्रेज़ों के समर्थन से ठाकुर चेतन नारायण ने घेरा डाल के गाँव के आसपास जब पता लगा कि गंगा नारायण सिंह जी उस गांव में रुके हुए हैं जहां इनकी रिश्तेदारियां थी, वहां घेरा डाल के वहां लोगों को मार दिया और गंगा नारायण सिंह जी का सर काटा और सर काट के वर्तमान कंपनी सरकार को, वर्तमान अंग्रेज सरकार को उस समय गिफ्ट में दिया था। तो पहली जो मूर्ति लगी हुई है इस पार्क में गंगा नारायण सिंह जी की 1832-1833
हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको 1 साल इनका जीवन रहा, ये इनके संघर्ष का जीवन काल है। 1832 से 1833 में इन्होंने संघर्ष किया, 1 साल अंग्रेजों से खूब जम के लोहा लिया। एरिया था वर्तमान पुरुलिया से लेकर 24 परगना। ये यहाँ मूर्ति लगी हुई है फोटो की, वो जनजाति जो पश्चिमी सिंहभूमि एरिया में पाई जाती है, जिसे बोला है कि हमारे छोटानागपुर के इस एरिया में पश्चिमी सिंहभूमि में वो जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 1 साल तक जमकर संघर्ष किया। अंग्रेजों का जो एक तरीका था टैक्स लेना, कर वसूलना, और उन्होंने हो जनजाति से भी टैक्स लगान लगाया। उसके विरोध में हो जनजाति ने सशस्त्र क्रांति करी और उसको बोले कि फोटो के नेतृत्व में देवी हो, नारा हो, इस तरह से इनके कुछ वहाँ पे लोकल वो चलते थे जो जगह जगह और घर घर में उस समय गाए जाते थे। लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अंग्रेज़ अधिकारी उस समय विल्किंसन वहाँ मौजूद था, जो बताया जाता है, जितना मैंने इनके बारे में गूगल किया है, पढ़ा है, और झारखंड में 5 साल से मैं हूँ, कि विल्किंसन ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी थी जो पश्चिमी सिंहभूमि और उसके आसपास का जो इलाका है उस इलाके में सशस्त्र विद्रोह को कुचलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मारकाट हुई थी और इनका ये शहीद भी उसी मारकाट में हुए। और उसी मारकाट के बाद विल्किंसन कानून भी आया। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो पाएंगे उस पश्चिमी सिंहभूमि एरिया में विल्किंसन कानून भी आया, जिस कानून के तहत अंग्रेज सरकार ने लोकल जो प्रवासी जनजातियाँ हैं उनके अगेंस्ट हथियार उठाने पर कुछ पाबंदियाँ या कुछ नियम लगाए। वीर बुद्धू भगत का नाम आप लोगों ने भी शायद सुना हो। और वीर बुद्धू भगत झारखंड के चानू प्रखंड में थे और जगह जगह गांव-गांव जाकर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेज़ों से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है, जगह जगह गांव-गांव जाकर छोटे छोटे संगठन बनाकर लोगों को एकत्रित कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ कदम उठाए और इनको जगह जगह से धर पकड़ने की योजना भी बनाई, कई बार जेलों में भी डाला। वीर बुद्धू भगत को एक बड़ा किस्सा मशहूर है इनके बारे में कि सिल्ली के पास एक गांव में ये रुके हुए थे और अंग्रेज़ों को पता लग गया कि ये वहाँ पर रुके हुए हैं। तो वहाँ से गांव वालों, क्योंकि अंग्रेज़ इनको पहचानते नहीं थे, अंग्रेज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि बुद्धू भगत कौन से हैं, तो उनको ये नहीं पता था। तो 300-400 गाँव वालों को बंधक बना लिया। लगभग 4-5 गाँव के लोग वहाँ मौजूद थे और बंधक बनाकर उन्हें रांची की तरफ हाँक कर ला रहे थे। तो बताते हैं कि ये, क्योंकि ईश्वर भक्त भी थे, तो बताते हैं कि इतना तेज़ आंधी तूफान आया कि अंग्रेज़ों के घोड़े और वो सारे बिदक गए और सारे के सारे गांव वाले खुद ही छूटकर चले गए। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जो था, जब उसने दोबारा डेरा डाला उस गांव में, तो बोले कि छोटा नागपुर का सबसे बीभत्स क्रांति में कांड जो हुआ वो इन्हीं के उसमें हुआ कि लगभग 350 या 400 गाँव वालों ने मानव श्रृंखला बना के इनको दुबका लिया। अंग्रेज़ अधिकारी ने तत्काल फायरिंग का ऑर्डर दिया। लगभग 200 से 300 गांव वालों की जान गई ऑन द स्पॉट और उसी में वीर बुद्धू भगत भी शहीद हो गए। क्रांतिकारी हैं भागीरथ माझी। भागीरथ माझी को इनकी सादगी, इनकी पवित्रता और ईश्वर भक्ति देखकर लोग बाबा के नाम से भी बुलाते थे। भागीरथ माझी वर्तमान में जहाँ गोड्डा जिला है वहाँ से थे और अभी तक जितनी भी क्रांति पूर्व में हुई थी इस छोटे से परिपेक्ष या एरिया में, तो वहाँ शहादतों के अलावा कुछ नहीं मिला। अंग्रेज़ों का इतना बड़ा कुछ नहीं बिगड़ा था और लोग लगभग हताश होकर बैठ गए थे। तो क्रांति के छोटे छोटे, जिसको बोलें कि समूह खड़े होते थे, अंग्रेज़ उनका दमन कर देते थे। तब जन्म हुआ बाबा भागीरथ माझी का, जो वर्तमान में गोड्डा है। वहाँ से इन्होंने शुरुआत की और सबसे पहले इन्होंने लोगों को ये बोला कि हमें एक ईश्वर को पूजना होगा, हमें पहले एक रूप में आना होगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो छोटे छोटे ट्राइब्स, अलग अलग ईश्वर, अलग अलग मान्यताएं उनमें बटा हुआ था। भागीरथ बाबा ने इन सबको एक सूत्र में लाने का काम किया। दूसरा, जो अंग्रेज़ उस समय लगान लेते थे, टैक्स लेते थे, उसको देने से मना करने का काम किया कि लोग शांति से उसको देने से मना करें या उसे कम करें। इनके विद्रोह को भी धीरे धीरे कुचला गया 1877 के करीब, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री बताने पे जाऊँगा तो बहुत लंबी कहानी है। 1877 तक आते आते इनको भी ये भी शहादत को प्राप्त हुई, इनको भी शहादत दे दी गई। अगले जो हमारे क्रांतिकारी हैं तेलंग खड़िया, 1850 से 1860 तक इनका जो स्थान था वर्तमान में जहाँ गोंडा जिला है वहाँ पर। तेलंग खड़िया का जो पैटर्न था, जो इसे छोटे छोटे इन्होंने दल बनाए, ग्रुप बनाए, अपने जैसी सोच वाले, अपने जैसे विचारधारा वाले या अंग्रेज़ों के खिलाफ विचारधारा रखने वाले लोगों को। उन ग्रुपों का अपना खुले मैदानों में अलग पंचायत लगती थी, सरना का झंडा होता था, उसका पूजा करते थे और वहीं पर जो दोषी होते थे या अंग्रेज़ों को सज़ा देने का प्रावधान रखा जाता था। इनको गिरफ्तार करके तेलंगा खड़िया को बीच में गिरफ्तार भी किया गया, कोलकाता की जेल में रखा गया और बाद में रिहा किया गया। उसके बाद जो कड़े कानून इनके क्षेत्र में लगे, इनके एरिया में लगाए गए, उससे तेलंगा खड़िया बहुत उग्र हो गए थे
और छोटे छोटे ग्रुप इनके किसी न किसी जगहों पर अलग अलग अंग्रेज या उनके अनुयायी या जमींदार उन लोगों पे हमला किसी न किसी रूप में करते ही रहते थे। तो बताते हैं कि एक बार एक खुले मैदान में तेलंगा खड़िया अपने लड़कों को प्रशिक्षण दे रहे थे, वहीं बोधई नामक एक आदमी ने आकर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बोधई को बोला जाता है कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया एक शूटर था। इस तरह तेलंगा खड़िया ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए इन दो भाइयों की आपने झारखंड में जगह जगह प्रतिमाएं भी लगी देखी होंगी, जगह जगह पार्क इनके नाम पे देखे होंगे। रांची में भी एक बड़ा खूबसूरत पार्क इनके नाम पर है। तो ये दोनों भाई तो नहीं, ये 4 भाई थे, 2 बहनें थी। और इनका जो इलाका था वो छोटा नागपुर का कहें कि साहिबगंज या बिहार बॉर्डर वाला इलाका, वो इनका इलाका था। ये इनके भाई, बाकी के 2 भाई, उनको संथाल विद्रोह कहें कि लास्ट में इन्हीं के द्वारा किया गया। इनके बाद संथाल विद्रोह लगभग ख़त्म हो चुका था। संथाल सशस्त्र क्रांति जो थी, इनकी जो क्रांति के जो पॉइंट थे वही थे मेन कि अंग्रेज़ों द्वारा लिया जाने वाला अनाप शनाप टैक्स, दूसरा नील की खेती जो अंधाधुंध तरीके से कराई जा रही थी, जिनका इन्होंने विरोध किया था। जनता ने एक को राजा, एक को सेनापति, एक को मंत्री, एक इनकी बहन को कुछ और पोस्ट, इस तरीके से जनता द्वारा चुनी गई पहली सरकार में ये नियुक्त किए गए। जो आधुनिक सरकार की तरह तो नहीं थी, मगर एक राजतंत्र टाइप का था जो जनता द्वारा बनाया गया। इन्होंने भारी लोहा लिया, अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान भी पहुँचाया। इनके विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि लगातार 3 लड़ाइयाँ तो ये अंग्रेज़ों से हारे ही नहीं थे। अंग्रेज़ों को इन्होंने उनकी आधुनिक शस्त्र जो थे, उनके आधुनिक मॉडर्न आर्मामेंट होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पुरातन शस्त्रों से उनको 3 लड़ाइयाँ हराई। उसके बाद ये भी शहादत को प्राप्त हुए। गूगल करने का विषय है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। सिद्धू कानू का भी बहुत बड़ा था वो वर्तमान गढ़वा डाल्टनगंज वो वाला इलाका। इन्होंने भी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाकर अंग्रेज़ों के अलग अलग इलाकों पर उनके एक कहें कि ज़्यादा बड़े इलाके नहीं, कुछ गाँवों पर हमला करके, जैसे डाल्टनगंज के कुछ गाँवों थे उन पर हमला करके उनको आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से मुक्त कराया। इन्हीं की जो टुकड़ियों में लोग मौजूद थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे। उनके मिलने से इनका पता बताकर अंग्रेज़ों ने सार्वजनिक वृक्षों पर लटकाकर इनको फांसी दे दी। आगे आपको बताते हैं विवाह कुसुम। विवाह कुसुम जो पश्चिमी सिंहभूमि इलाके में, पश्चिमी सिंहभूमि इलाके से थे। विवाह कुसुम, सॉरी मैं भाई गलत बोल गया, ये भाई नहीं थे, मामा और भांजे थे, मामा और भगिना थे। और इन्होंने भी सशस्त्र क्रांति की और इनको भी बोले कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारा झारखंड का ऐसा इतिहास है कि अंग्रेज़ों ने पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी गई। तो ये दोनों भी उसमें नाम थे जो अंग्रेज़ों ने सार्वजनिक रूप से पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी गई, क्योंकि इनकी भी जो सेना थी या टुकड़ी थी उसी में से कुछ लोग लालच की वजह से अंग्रेज़ों से मिल गए थे। आगे जो कहें झारखंड या छोटा नागपुर की इस भूमि के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके घर पर कुछ बैठकें जो हुआ करती थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, क्या प्लान बनाना है, क्या योजनाएं बनानी है या क्या कल का वो रहेगा, तो उन बैठकों का इंतजाम ये किया करते थे, जैसा इनके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा है। और किसी एक बैठक की इनके यहाँ कुछ तैयारी चल रही थी, तभी रांची से कमिश्नर ने जाके इनके यहाँ धावा बोला, इनको और इनके बेटे को फांसी की सज़ा दे दी गई। इनके परिवार की बेटियों और पुत्र वधुओं को कई वर्षों तक कारागार में डाला गया। बाकी आप इनके बारे में थोड़ा सा गूगल कीजिएगा। आगे चतरा टाना भगत। चतरा टाना भगत का नाम जो है वो झारखंड और कहें कि क्रांतिकारी तो नहीं कहेंगे, आज़ादी के आंदोलन के लिए जो लोग लड़े उनमें प्रमुख था। चतरा टाना भगत का जन्म उरांव एक प्रकार की जनजाति होती है कि वहाँ हुआ। एक बार ये कुसुम के पेड़ पर बचपन में चढ़े, जहाँ से अंडे लेकर, कोयल के अंडे लेकर नीचे उतर रहे थे। और जब ये कोयल के अंडे लेकर नीचे उतरे तो वो अंडे फूट गए, उनकी जेब से गिर गए जहाँ इन्होंने अटकाए हुए थे। गिरने के बाद उसमें से इनको भ्रूण जैसा कुछ दिखा, तो पहली बार इनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं अंडे, उससे पहले इनको ये लगता ही नहीं था कि उसमें कुछ जीवधारी भी है। तो इन्होंने अहिंसा का रास्ता ले लिया, कभी भी मानवों को मार के नहीं खाऊंगा, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाऊंगा या मांस भोजन छोड़ दिया। गांधी जी के मार्ग पर चलने लगे। 1888 में या 1889 में शायद गांधी जी जब, अगर मैं सही हूँ तो आप एक बार चेक कीजिएगा, रांची आए, तब टाना भगत उनसे मिले। और भगत जो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, जो खादी पहनते थे, खादी और हाथ में डंडा लेकर चलते थे, उन लोगों को गांधी जी से मिलवाया। बाद में गांधी जी के जितने भी आंदोलन होते थे उनका लीडरशिप इस क्षेत्र में, रांची परिक्षेत्र में टाना भगत ही करते थे। चतरा टाना भगत के नेतृत्व में ही होता था। टाना भगतों का आज भी एक पूरा अपना एक संप्रदाय है। इनके घरों में
तुलसा जी का पौधा और सफ़ेद रंग का झंडा आंगन में ज़रूर पाया जाता है। तुलसा जी का जो चौरा होता है, चौरा बना हुआ होता है, इसमें तुलसा जी उगाई जाती हैं और एक सफ़ेद झंडा लगा हुआ होता है जो खादी का होता है। तो ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अहिंसा, सत्य और गांधी जी के जितने भी नियम थे उनको ये लोग यहाँ पर फॉलो कराते हैं। बाकी आप इस पार्क को कभी आप रांची आएँ तो एक बार देखिएगा, घूमिएगा ज़रूर। यहाँ ये आंदोलनकारियों की मूर्तियाँ और ये जो लगी हुई हैं, मैं इनके बारे में जितनी भी जानकारी ले सकता था आपको बता सकता था, बताइए। बाकी आप गूगल कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। ये वो क्रांतिकारी हैं जिनको कभी भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आज़ादी में वो बड़ा स्थान नहीं मिला या वो बड़े नाम नहीं थे, मगर लोकल इन्होंने संघर्ष अपने लेवल से पूरा किया, पूरी कुर्बानी दी और खून की एक एक बूंद इन्होंने भी बहाई, जो देश आज हमारा वर्तमान परिदृश्य में है।